हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम दूसरा अध्याय लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का, जिसमें आप स्वर सीखेंगे। स्वर क्या होते हैं, स्वर की परिभाषा कितनी होती है, ये संख्या में कितने होते हैं, किन आधारों पर इन्हें बांटा जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे। इससे पहले हमने जो पहला अध्याय था इसमें वर्णमाला सीखी। वर्णमाला क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं। उस वीडियो में कोई भी त्रुटि आपको लगी हो, कुछ कमी आपको लगी हो तो, या आप कोई बदलाव चाहते हो, तो आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि उसमें किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम। स्वर। तो स्वर की परिभाषा होती है, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे हम स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है। अब ये परंपरागत क्या होता है? तो परंपरागत का मतलब होता है लंबे समय से या बिना किसी परिवर्तन के, बहुत पुराने समय से कोई चीज़ जिसमें बिना बदलाव के लोगों ने इसे स्वीकारा हो और आज तक वो चली आ रही हो, वैसी की वैसे ही, तो उसे हम परंपरागत बोलते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की जो संख्या होती है वो 13 होती है। लेकिन अगर हम उच्चारण की दृष्टि से देखें, बोलने के हिसाब से देखें, तो स्वरों को उच्चारण की दृष्टि से जो उनका संख्या होती है वो 10 होती है। जो स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके। इसके लिए हमें किसी और शब्द को उसमें मिलाने की, किसी और वर्ण को उसमें मिलाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि व्यंजन में होता है। स्वरों का दूसरा नाम अच भी है, और हम देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, जैसा हमने ऊपर बात की कि इनकी संख्या 10 होती है। तो ये होते हैं आ, बड़ा आ, ई उ ए ऐ ओ औ, ये 10 हैं। और इसके बाद इसके नीचे 13 हैं, जिसमें 3 अन्य जो हैं वो अंग, एह और री हैं, जो लेखन के आधार पर तो होते हैं पर उच्चारण के आधार पर नहीं होते हैं। स्वरों के भेद होते हैं। भेद मतलब कितने प्रकारों में बांटा जाता है। तो ये दो मूल रूप से मुख्य जो दो भाग किए जाते हैं इसके। एक तो मूल स्वर कहे जाते हैं, दूसरे संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। मूल स्वर जो एज इट इज़ रहते हैं, जैसे वो हैं वो वैसे ही रहते हैं। संयुक्त स्वर दो अलग अलग वर्णों से मिलकर बने होते हैं। पिछले अध्याय में जब हम वर्णमाला कर रहे थे तो मैंने बताया था संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा, और मैंने कहा कि ये संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। इनका हम अगले अध्याय में डिस्कस करेंगे। मैं उसमें आपको बताऊंगा कि वो 4 कौन से होते हैं जब हम व्यंजन सीखेंगे। तो मूल स्वर है आ, ई, ओ, ए और ओ। ऐसे ही संयुक्त है ए और औ। ए मिलकर बना है अ और ए से, और औ मिलकर बना है आ और ओ से। अब हम इन मूल स्वरों को 3 बड़े हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें से हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है। इन तीनों स्वरों में हम अब सीखेंगे कि हर्ष स्वर कौन कौन से स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से स्वर होते हैं, और प्लुत स्वर कौन कौन से स्वर होते हैं। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जिसमें सबसे कम समय लगता है, उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। अब ये कौन से होते हैं, कितने होते हैं? तो ये होते हैं संख्या में 4। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। री की मात्रा का उपयोग हम नीचे की तरफ लगाकर करते हैं, जिसका मतलब री की तरह होता है। और इन सारे हर्ष स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर। अब हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है, प्लुत स्वर में भी क्या अंतर है, तो जैसे जैसे हम इसके सीखते जाएंगे आप इसका अंतर बहुत आसानी से समझ पाओगे। कैसे? दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों के से दुगना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ, जो ये दीर्घ शब्द है, इसका मतलब होता है लंबा या बड़ा। तो जिन शब्दों के उच्चारण करते समय लंबा वक्त लगता है, ज़्यादा वक्त लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। सरल शब्दों में स्वरों के उच्चारण में अधिक समय अगर लगे तो उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब ये कितने होते हैं? तो ये संख्या में होते हैं 7। और कौन कौन से होते हैं? तो आइए देखते हैं। ये होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसमें ज़्यादा समय का क्यों लगता है? तो हम नीचे बहुत आसानी से देख सकते हैं कि जो बड़ा आ है, ये 2 वर्णों छोटा आ जमा छोटा आ से बना है। ऐसे ही जो बड़ी ई है वो छोटी ई जमा छोटी ई से बनी हुई है। ऐसे आप ऊ देख सकते हैं, ए, ऐ, ओ और औ भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्लुत स्वर कैसे कहते हैं। प्लुत स्वर
जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इसका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। अब आप तीनों का अंतर बहुत भली-भांति समझ पाए होंगे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में क्या अंतर है। आप बहुत आसानी से कह सकते हैं ह्रस्व स्वर यानी जिसमें सबसे कम समय लगता हो, दीर्घ स्वर जिसमें उससे ज़्यादा यानी 2 गुना समय लगता हो, प्लुत स्वर जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा यानी 3 गुना समय लगता हो, कम, ज़्यादा और सबसे ज़्यादा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इस तरह से आसानी से आप तीनों को याद रख सकते हैं। अब प्लुत स्वर का उपयोग कहाँ होता है, ये कितने होते हैं, क्या कोई इसका चिन्ह है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम सरल शब्दों में कहें तो प्लुत स्वर वो शब्द है जिसमें दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय यानी 3 गुना समय लगता है। इसका चिन्ह कैसे होता है, इसका चिन्ह एस की तरह होता है जो यहाँ नीचे बना हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे जब आप किसी को दूर खड़ा है कोई जिससे आप जानते हैं उसे उसके नाम से संबोधित करते हैं, बुलाते हैं तो हम सुनते हैं। इसका उदाहरण जैसे सुनो, राम, ओम, इस तरह के जो साउंड हैं, इस तरह की जो ध्वनियाँ हैं, इसमें हम प्लुत स्वर का उपयोग करते हैं। हिंदी में साधारणतः शब्द का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रैमासिक स्वर भी कहा जाता है। वैदिक समय वो समय था जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा के जन्म से पहले का समय। जब ईसा का जन्म हुआ, हम पूरे समय प्रणाली जो हमारी है उसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। ईसा के जन्म से ईसा पूर्व बोलते हैं यानी कि ईसा के जन्म से पहले, और ईस्वी बोलते हैं ईसा के जन्म के बाद। तो ईसा पूर्व यानी 1500 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से 15 साल से पूर्व से शुरू हुआ और 500 ईसा पूर्व तक चला। तो उस समय सारे वेदों, उपन्यासों को लिखा गया। तो उसमें इस तरह की जो ध्वनियाँ थीं, जो मंत्र उच्चारण थे, उसमें इन सब का प्रयोग बहुत किया गया। तो इसलिए हम इसका प्रयोग उस समय ज़्यादा करते थे। इस समय इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है। आधुनिक आपकी जो उच्चारण है या हिंदी भाषा है, इसमें थोड़ा सा इसका उपयोग कम होता है। तो आज के अध्याय में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, देखें, दूसरों को भी समझाएं। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब हम व्यंजन सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों।